आज हम बात करेंगे उस फिलॉसफर की जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, एरिस्टोटल। अब सवाल ये है, प्लाटो भी एक फिलॉसफर था, फिर भी एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है? रीज़न ये है कि प्लाटो ज़्यादातर आइडियल वर्ल्ड की बात करता था। वो कहता था कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एरिस्टोटल की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। उसने कहा, पहले दुनिया को ऑब्जर्व करो, देखो कि लोग किस तरह रहते हैं, गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, और फिर कंक्लूजन्स निकालो। यानी प्लाटो एक आर्किटेक्ट की तरह पहले नक्शा बनाता था और एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट की तरह पहले रिसर्च करता है। वो लगभग 20 साल तक प्लाटो का स्टूडेंट रहा, लेकिन हर बात से अग्री नहीं करता था। बाद में उसने अपना स्कूल लाइसेम स्टेब्लिश किया और अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर बना। इसी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब एरिस्टोटल एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है, स्टेट बनी ही क्यों? उसके मुताबिक इंसान अकेला नहीं रह सकता। सबसे पहले फैमिली बनती है, क्योंकि बेसिक नीड्स होती हैं। कई फैमिलीज मिलकर विलेज बनाती हैं और कई विलेजेस मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। यानी स्टेट किसी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं, बल्कि ह्यूमन नेचर का नेचुरल डेवलपमेंट है। इसीलिए एरिस्टोटल का फेमस कोट है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। पॉलिटिकल एनिमल का मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं, बल्कि इंसान नेचुरली सोसाइटी में रहना चाहता है। वो रूल्स बनाता है, जस्टिस चाहता है और मिलकर डिसीजंस लेना चाहता है। उसकी फेमस बुक पॉलिटिक्स है। एक किताब में उसने स्टेट को एक्सप्लेन किया और दूसरी में बताया कि अच्छा इंसान कैसे बनता है। उसके नज़दीक अच्छा सिटीजन तभी बनेगा जब उसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सिटीजनशिप। एरिस्टोटल क्या कहता है? एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट का पर्पस सिर्फ लोगों को जिंदा रखना नहीं है, बल्कि उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना है। उसका फेमस सेंटेंस है, द स्टेट एग्जिस्ट्स नॉट मेरली टू लिव बट टू लिव वेल। इसका मतलब सिर्फ रोड्स बनाना या सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का असली मकसद ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां लोग मॉरली और इंटेलेक्चुअली भी ग्रो कर सकें। अब सिटीजनशिप की बात करते हैं। आज हम आईडी कार्ड रखते हैं तो सिटीजन कहलाते हैं, लेकिन एरिस्टोटल के नज़दीक सिटीजन वो है जो स्टेट के अफेयर्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, यानी वोटिंग करे, लॉ मेकिंग में हिस्सा ले, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए। उसने एक और इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन दी, हर गुड सिटीजन ज़रूरी नहीं है गुड मैन भी हो, और हर गुड मैन ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम में गुड सिटीजन हो। यानी सिटीजनशिप और मोरालिटी हमेशा सेम चीज़ नहीं होती। अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स। अब एरिस्टोटल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करता है। उसने देखा कि दुनिया में गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती हैं। उसने उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगर रूलर कॉमन गुड के लिए काम करे तो गवर्नमेंट गुड है, और अगर सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करे तो गवर्नमेंट करप्ट बन जाती है। इस बेसिस पर उसने 6 फॉर्म्स दी। एक रूलर अगर कॉमन गुड के लिए रूल करे तो मोनार्की, और अगर वही अपने फायदे के लिए रूल करे तो टायरनी। कुछ अच्छे लोग रूल करें तो एरिस्टोक्रेसी, और अगर वही एलीट सिर्फ अपना फायदा देखें तो ओलिगार्की। और जब बहुत से सिटीजन्स लॉ के मुताबिक कॉमन गुड के लिए रूल करें तो एरिस्टोटल उसे पॉलिटी कहता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी सिर्फ अपना फायदा देखे तो वो उस जमाने की टर्मिनोलॉजी में डेमोक्रेसी कहलाती थी। यहाँ एक बात याद रखें, एरिस्टोटल जिस डेमोक्रेसी की तनकीद करता है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। एजुकेशन, जस्टिस एंड कंट्रीब्यूशंस। एरिस्टोटल कहता है अगर सोसाइटी को इम्प्रूव करना है तो सिर्फ लॉज बनाना काफ़ी नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे लॉज भी बुरे लोगों के हाथ में फेल हो जाते हैं। जस्टिस के बारे में उसने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी रिवॉर्ड्स और रिसोर्सेज मेरिट के मुताबिक मिलने चाहिए, और करेक्टिव जस्टिस यानी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो लॉ उसका बैलेंस रिस्टोर करे। एरिस्टोटल ने मिडिल क्लास थ्योरी भी दी।
उसका मानना था कि जिस स्टेट में मिडिल क्लास स्ट्रांग होती है वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज भी इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। क्रिटिसिज्म, इन्फ्लुएंस एंड कंक्लूजन। हर फिलोसफर की तरह एरिस्टोटल के आइडियाज़ पर भी क्रिटिसिज्म हुआ। उसने स्लेवरी को नेचुरल माना, जो आज के ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसने वुमेन को भी पॉलिटिकल लीडरशिप में इक्वल पोजीशन नहीं दी, जिस पर मॉडर्न स्कॉलर्स उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद पॉलिटिकल साइंस पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है। कॉन्स्टिट्यूशंस, सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, ये सब टॉपिक्स आज भी एरिस्टोटल के आइडियाज से रिलेट किए जाते हैं। एक लाइन में एरिस्टोटल को समझना हो तो याद रखिए, प्लाटो ने हमें बताया था आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, लेकिन एरिस्टोटल ने हमें बताया कि रियल स्टेट्स को ऑब्जर्व करके उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसीलिए एरिस्टोटल को सिर्फ फिलोसोफर नहीं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। जी, तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं मेरे पर्सनल व्यू पर। पर्सनली मुझे एरिस्टोटल पसंद है। मुझे एरिस्टोटल इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो हमें सिर्फ थेरीज नहीं देता, बल्कि ऑब्जर्व करना और लॉजिकली सोचना भी सिखाता है। प्लाटो आइडियल वर्ल्ड की बात करता था, लेकिन एरिस्टोटल रियल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। हाँ, उसके कुछ व्यूज़ जैसे स्लेवरी और वुमेन के बारे में जो उसने बोला, आज के दौर में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल उसका कंट्रीब्यूशन इतना गहरा है कि आज भी पॉलिटिकल साइंस उसके आइडियाज़ के बिना मुकम्मल नहीं समझी जा सकती। मेरे लिए एरिस्टोटल का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर ओपिनियन से पहले फैक्ट्स और एविडेंस को देखो, उसके बाद अपनी कोई राय कायम करो। और अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे थिंकर की जिसने पॉलिटिक्स को मोरालिटी से अलग नज़रिए से देखा और कहा कि रूलर का पहला फ़र्ज़ है स्टेट को बचाना। जी हाँ, अगला लेक्चर होगा निकोलो मैक्विले पर। अगर आप उसकी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिलॉसफी को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।